नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूं और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं, वूपिंग कफ, कुकुर खांस। मतलब कोई इंसान ऐसा खांसता है जिसको हम काली खांसी भी बोलते हैं। ऐसा खांसता है जैसे लगता है कि कुत्ता भौंक रहा है, इतना ज्यादा डेंजरस रहता है वो। ज्यादातर ये बच्चों को होता है, बड़ों को भी हो जाता है। तो इसके बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ, वूपिंग का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दिया था। चलिए हम लोग मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूँ और हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये अनम्यूट करने का ऑप्शन हो गया। आप लोग जो भी कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग ये कुक खास या कुकुर खास या वूपिंग कफ ऐसा जब हम लोग देखते हैं तो कास का मतलब रहता है कुक कास, मतलब प्रोक्सिमल कफ एंडिंग इन ए हाई पिच्ड इंस्पिरेटिंग वूप। मतलब एक तरह का ऐसा खांसी आता है जैसे कुछ अजीब तरह का कान से पात्रे जैसे बज रहा है वैसे। और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है और ये बच्चों को दिखता है, बड़ों को तो दिखता है लेकिन ये ज्यादातर छोटे बच्चे जो 2 साल के हैं उनको ये दिखता है। और जो बड़े होते हैं उनसे ही ये बच्चों में फैलता है। ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है। और बोर्टेला परट्यूसिस नाम का जो ड्रॉपलेट होता है उससे ये फैलता है। ये 7 से 17 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इसमें क्या होता है कि इसके 3 फेजेस होते हैं। एक होता है कैथेरल फेज, जिसमें बहुत जोर से खांसी आती है, कंटिन्यू खांसी आती है और बहुत ज्यादा अजीब तरह का आवाज आता है। दूसरा होता है कि 4 हफ्ते का रहता है, उसमें थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इसको हम लोग सन्निपातज कास आयुर्वेद के भाषा में बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें वात कफ है और पित्त का अनुबंध है। और इसमें क्या रहता है, इंसान छींकता भी है, कभी कभी उल्टी भी कर देता है। इसमें लेबोरेटरी में अगर चेक करें तो हम लोग जो ल्यूकोसाइट काउंट है, WBC, वो 15,000 से 20,000 पर ml इतना हमें पाया जाता है। और इसका नेसोफेरेंजियल कल्चर करने से और अच्छे से पता चल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक तरह से सन्निपातज कास है, कुकुर खांस वायु का प्रकोप है, पित्त का भी है, कफ का भी है। और इसमें अगर ज्वर आदि लक्षण है तो पित्त की चिकित्सा करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि इसमें कुछ कुछ दवाइयां हैं जो खासकर रिसर्च करके पता चली है कि ये हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में नहीं लिखा है इसके बारे में, वुपिंग कफ या कुकुर खांस नहीं लिखा है, ये अनुक्त व्याधि है। लेकिन इस पे रिसर्च किया गया कि कौन सी मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है।
तो इसमें पाया गया कि करंज, फिर कुलंजन, कंटकारी, धतूरा और कासमर्द बहुत ही अच्छा फायदा करता है। और ऐसा अनुभव से पता चला है कि वूपिंग कफ जिसको भी होता है उसमें करंज का बीज का चूर्ण 1 रत्ती से 4 रत्ती तक लेना है, मतलब 125 mgm से 500 mgm तक लेना है शहद के साथ। दिन में 2 बार या 3 बार दें बच्चों के लिए। और जो बड़े लोग हैं या फिर 10 साल से बड़े हैं उनको 1 से 2 ग्राम या 11 ग्राम तक भी, 10 ग्राम तक भी दे सकते हैं। और ये अगर करंज बीज का चूर्ण है फ्रेश बनाया जाए कूट के और सुखा दिया जाए, फिर वो फ्रेश यूज किया जाए तो ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से कासमर्द नाम की वनस्पति होती है, वो भी कुकुर खांसी या वूपिंग कफ में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें चूर्ण या कल्क लेते हैं 1 से 12 ग्राम तक, शहद के साथ लेते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर कासमर्द का मूल का चूर्ण लेते हैं तो वो 1 ग्राम तक लेते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या बीज को तवे पे थोड़ा भून लेते हैं फिर पाउडर बनाते हैं, 500 mgm से 1 mgm तक, 1 ग्राम तक शहद के साथ लेते हैं। इसी तरह से जो स्पास्मोटिक अटैक हो रहा है कि वो सांस रुक जा रहा है, मतलब छाती में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, स्पासम हो रहा है, तो जो ये है लहसुन है, लहसुन बहुत अच्छा काम करता है। लहसुन का रस निकालना है और सफेद जो सूती का कपड़ा है या कॉटन का पीस है उसमें लहसुन का जूस निकाल के, स्वरस निकाल के और छाती पे रगड़ते हैं। या फिर लहसुन का रस निकाल के घी के साथ मिक्स करके छाती पे रगड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। लेकिन जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको लहसुन का जो एलर्जी होता है, जो लहसुन से उनको रैशेस आ सकते हैं, उनको ध्यान में रखना है। इस तरह से अर्क जो रहता है, अर्क का मूल त्वक का चूर्ण लेना है शहद के साथ। तो सुखा के अर्क का मूल का चूर्ण को सुखा के और उसका प्रयोग 2 या 3 बार करना है, 2 रत्ती 250 mgm तक, बहुत अच्छा फायदा होता है। जो लैरिंक्स में स्पाज्म है तो उसको ये रिलीव कर देता है क्योंकि वो ब्रोंको डायलेटर होता है, ब्रोंकस को ओपन कर देता है। इसको इंटरनली लेना है, मुंह से लेना है। जो कुलंजन होता है उसका रूट लेना है, पोस्ट कुलिंजन जो बोलते हैं, उसको अगर हम लोग देते हैं 1 से 12 ग्राम तक, तो उससे भी शहद के साथ जब देते हैं तो जो रुक रुक के खांसी आ रही है, कुकुर खांस आ रहा है, वह ठीक हो जाता है। इसी तरह से नागफनी नाम का एक वनस्पति है, उसका अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। नागफनी का जो खट्टा फ्रूट होता है उसका सिरप बना के अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पिपली चूर्ण को भून दें गैस पे या तवा पे भून दे और शहद के साथ सुबह शाम ले तो उससे वूपिंग कफ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से रस माणिक्य रस और गुड़ुचि सत्व को शहद के साथ दें तो इससे बहुत ही अच्छा कुकुर खांस में फायदा होता है। नारदिया लक्ष्मी विलास रस को 1 रत्ती से 2 रत्ती तक दिन में 3 बार दें तो कुकुर खांस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कंटकारी अवले आधा चम्मच से 1 चम्मच तक, मतलब टी स्पून आधा से 1 चम्मच तक अगर चाट चाट के और चूस चूस के लिया, चूसना बहुत जरूरी है, ऐसे गल्प नहीं करना है, चूस चूस के लार के साथ सलाइवा के साथ जाना चाहिए तो उससे गले में भी फायदा होता है, कंठ भी होता है और ये जो वूपिंग कफ है उसमें फायदा होता है। इसी तरह से वासा और कंटकारी से बनाया हुआ वासा कंटकारी अवले, इसको 1 चम्मच सुबह शाम लें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कनकासव अगर लें, वो ब्रोंको डायलेटर होता है, जहाँ पे कफ जमा है, वायु का आवागमन अच्छे से नहीं हो रहा है, प्राण वायु का, तो उसको वो खोल देता है और खांसी में बहुत अच्छा फायदा होता है। जो खांसी में प्रतिशय भी है और श्वास भी है। इसी तरह से वासारिष्ट है, उसको बच्चों को देना है तो 20 से 30 ड्रॉप तक पानी के साथ मिक्स कर या शहद के साथ दे तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बड़ों को भी हमें देना है तो उनका एज वेट देख के फिर हम लोग दें। और पथ्या पथ्य है जो कास रोग का जो बताया कि दही नहीं खाना है, ठंडा पदार्थ नहीं खाना है और कान ढक के निकलना है, जो भी बताया है वो सब अगर हम लोग करें तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। अब आप लोग बताइए, आप लोग के पास ऐसे पेशेंट आए हैं, कुछ आप लोगों का अनुभव बताइए कि वूपिंग कफ में आप लोगों ने क्या दिया है। चलिए एक एक करके सभी से पूछेंगे। वर्षा मैम आप बताना चाहेंगी, वूपिंग कफ वाले कुकुर खांस वाले पेशेंट आए हैं आपके पास? देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। एलोपैथी आयुर्वेद कुछ दिया है तो बताइए। जी सर, प्रणाम। जी बोलिए मैम। सर ऐसे पेशेंट को मैं वही फितोपलादी चूर्ण में लक्ष्मी विलास रस और चंद्रामृत रस मिक्स करके देती हूँ।
और अगर कफ उनका नहीं अच्छे से निकल रहा है तो टंकण मिला देती हूँ, और उससे बहुत अच्छा मुझे अभी तक में फायदा मिला है सबको। बस अनुपान थोड़ा थोड़ा चेंज कर देती हूँ, किसी के साथ, किसी को तुलसी के रस के साथ, या फिर गर्म पानी, शहद, जो लोग कन्वीनियंटली जो ले सकते हैं। जी और एक वूपिन कफ सिरप आती है शांडू की, एक उसको भी साथ में ऐड कर दे। जी, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। जो भी इनपुट दे रही हैं वो सभी का काम आएगा। डॉक्टर अभय सर, आपने कुछ ओके दिया सर। है? थैंक यू मैम। अभय सर, आपने वूपिंग कफ में कुछ दिया है तो बताइए। सर मैंने तो चिकोपला दी 50 ग्राम 25 मधु और टंकन भस्म 10 ग्राम और अदरक भस्म 5 ग्राम, ऐसा मिक्स करके चाटन देता हूँ शहद के साथ। जरूरत पड़ी तो फिर मैं फीवर वगैरह होगा तो त्रिभुवन कीर्ति क्रश करके डाल देता हूँ उसमें, और लक्ष्मी विलक्ष। बहुत बढ़िया। तो कितना दिन में फायदा होता है सर? सब खांसी में देता हूँ मैं मोस्टली, अच्छा, बच्चों सब। में जो भी आते हैं उसमें देता जी, हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर रेखा मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? रेखा मैम, राजकुमार जी, वैद्य शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? डॉक्टर गंगवार सर कुछ बोलना चाहेंगे? आदरणीय प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वीना मैम, हरिहर सर कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र सर, डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर नेहा मैम। हाँ, बोलिए महेंद्र सर। सर मैंने तो तालिसादी चूर्ण, लक्ष्मी विलास और टंकण और सुब्रा के कुल्ला और संग में त्रिफला मसी, इनको शहद में चटा के, और एक ये बासा 77 महर्षि बद्री की सिरप आती है, जी उसको उसको देने से और करीबन 3-4 दिन में ही आराम मिल जाता है। जी और 6-7 साल तक के बच्चे को मैंने कई बार दिया है ये, उसी से आराम मिल जाता है। साथ में यदि ज्यादा ज्यादा दिक्कत हो तो फिर बासा का जो सरस होता है ताजा पत्ते का, जी उसको मिला के और दे देते हैं। जी, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि वूपिंग कफ है और उसके साथ क्षयात्मक संप्राप्ति है क्या। तो हम लोग इसमें थोड़ा बल बढ़ाने वाले दवाइयां, जैसे दशमूल घृत, गुड़ुच्यादि घृत, हरित की अवलेह बहुत अच्छा काम करता है, पद्मकादि अवलेह देते हैं। अग्नि को बढ़ाना है, बृहण औषधियां देना है। थोड़ा बल प्राप्त होने के बाद स्नेहपूर्वक मृदु विरेचन करना है, वायु का अनुलोमन करना है, बहुत ही अच्छा फायदा होता है। हाँ, डॉक्टर नेहा मैम, आप क्या बोल रही थी? हाँ सर, नमस्कार। सर हाँ, अभी बता रहे थे कि त्रिफला मसी देते हैं, तो सर त्रिफला मसी कैसे बनती है? डॉक्टर महेंद्र सर बताइए। मैम त्रिफला चूर्ण को अपन कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में जब जलाएंगे, जब वो उसको राख जैसा हो जाएगा, वो उसको फिर ठंडा करके जब उसको चूर्ण बनाते हैं वो त्रिफला मसी बन जाता है। वैसे और भी विधि है, लेकिन मैंने तो उसी तरह से बनाता है और इस तरह बनाया हूँ, क्योंकि मैं इसको एक तो जो मुख पाक है उसमें भी काम लेता हूँ, और इस तरह की और कोई जो मुझे दिखती है कि इसको लेखन भी करना है या एंटीबायोटिक के हिसाब से, मैं तो उसको बहुत ज्यादा, जैसे कि कहीं अपना करना है वो दूषित कफ वगैरह है, इस तरह से कोई है तो उसमें मैं दे देता हूँ उसको। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मात्रा कितनी रहती है सर? मात्रा इसकी 500 mg के आसपास। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। इसी तरह से कुछ और जीवनीय द्रव्य भी दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है, जैसे मेदा, महामेदा, बला, अतिबला, यष्टि मधु, काष्ठसग्न है यष्टि मधु, बहुत अच्छा फायदा होता है। या इन सब का रेशमी वस्त्र के साथ धूमपान कराया जाए, वूपिंग कफ में बहुत अच्छा, कफ जो चिपका चिपका है वो निकल जाता है। दूसरा क्या है कि पित्त के सिम्टम अगर हैं तो चंदन, द्राक्षा, शहद, आमलकी और कमल, इसको अगर अवलेह बना के दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सीतोपलादी चूर्ण, द्राक्षा सव, बासावलेह, ये बहुत अच्छा फायदा करता है। दूसरा क्या है कि ये जो तकलीफ हो रही है वह कितने दिन से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हेतु है। कफाधिक्य बहुत ज्यादा है, कुकुर कास में कफाधिक्य है। तो कफाधिक्य में हम लोग रस सिंदूर, बासा हिंगुल, अब्रक भस्म, नागगुटी, चतुर्भुज रस, ये सब देते हैं। और कफ शोषण के लिए हम लोग क्या देते हैं, कर्पूर आदि चूर्ण, सम शर्करा चूर्ण, चित्रकादि चूर्ण, मरीच्यादि चूर्ण, व्योषादि चूर्ण, भल्लातक आसव, भल्लातक परपटी, समीर नगर। पित्त प्रकृति नहीं होना चाहिए, तब भल्लातक के कल्प देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके साथ में हमें देखना है टॉन्सिलाइटिस तो है कि नहीं है। टॉन्सिलाइटिस है तो गंधक दुर्ति लगाने को देते हैं। इसी तरह से तालिसादि चूर्ण, कटफल आदि चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, और दशमानी कासगनानी जो बताया है, कासग्न गण के द्रव्य, वो देने से फायदा होता है।
इसी तरह से लवंग आदि वटी, त्वक वटी, त्वक वट मतलब दालचीनी से बनाया हुआ। फिर उसके बाद में घी अगर देना है तो कंटकारी घृत, पिपल्यादि घृत, त्र्योष्णादि घृत, रासना घृत। और इसमें हम लोग बस्ती भी देते हैं कभी कभी। बस्ती देने से, स्वेदन देने से, नाड़ी स्वेद देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या औत्तर भक्तिक स्नेह, मतलब खाना खाने के बाद हम स्नेह पीने के लिए देते हैं, तो उससे ना वो पूरा लुब्रिकेशन होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बहुत तरह के मेडिसिनल गंडूश रहते हैं, जैसे त्रिकटुक एकवात का गंडूश, धूमपान, अवलेह, अलग अलग अवलेह, पिपल्य आदि रसायनम, भारंगे आदि अवलेह। उसी तरह से सौभाग्य शुंठी पाक। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो अवलेह फॉर्म में भी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और आप लोगों को कुछ बताना है तो बताइए। इसमें अन्न देना है तो लघु और लघु द्रव और बलवर्धक आहार होता है। और बाजरा का रोटी दे, बहुत अच्छा है। मूंग का यूज दे। और बैगन, लहसुन, अनार, महानींबू, अजादुग्ध और घृत, जांगल मास, ये सब पथ्यकारी है। क्या पथ्यकारी है? तो अतिशीत, अभिसंधि, तेल में बहुत ज्यादा डीप फ्राइड तले हुए पदार्थ, धुआं, धूल और बहुत जोर से बोलना, दिवा स्वाप, ये सब बंद करना चाहिए। और अवलेह में हम लोग च्यवनप्राश अवलेह कंटिन्यू 1 साल दें, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा चाटन कराना है, तो वुपिंग कफ से परमानेंट ठीक हो जाते हैं। हाँ, आप लोगों में से कुछ बोलिए। प्रशांत भट्ट जी, हरिहर सर। सर ये जो अपन जो घृत बता रहे हैं, घृत से तो सर ये बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने एक बार एक पेशेंट को दिया था, लेकिन उसके साथ में बाद में जैसे वो सही सही हो जाता है 5-6 दिन में। उसके बाद में अपन च्यवनप्राश या ये केसरी जीवन इस तरह का कोई या बासावले इस तरह का द्राक्षावले इनमें देते हैं, ये तो आराम करता है। लेकिन जो अपन घी देते हैं इससे वो बढ़ जाता है, पता नहीं हाँ, क्या तो कारण वही हुआ तो था। दीपन पाचन अनुलोमन करने के बाद देना है सर घृत। अब सर 2-3 साल के बच्चे को ज्यादा तो अपन कुछ दे भी नहीं सकते कुछ विशेष रूप कुछ से तो तो। दें, मतलब जैसे त्रिकटु का या फिर ये है मतलब कुछ तो ऐसे दीपन पाचन सामने, लवण भास्कर चूर्ण से अग्नि बढ़ाएं। उसमें कफ का काल बहुत ज्यादा रहता है, घी देने से और बढ़ेगा। आपका बात सही है, कफ पहले से ही है और घी देने से और। मैं बोल रहा हूँ कि कफ निकलने के बाद दें, कफ और वो का 5-7 दिन के बाद मैं बता रहा हूँ इनसे, ये अपन मसीह वगैरह देते हैं साथ में। यदि और भी दिक्कत आए तो गंधक रसायन का भी प्रयोग अपन कर सकते हैं उसमें। जी तो उस सही तरह का है। प्रयोग करते हैं तो उससे 5-7 दिन में आराम मिल जाता है। बाद में अपन कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर जगह पर टॉनिक देना ही पड़ता है, क्योंकि वीकनेस आती है बच्चे को उससे बहुत सारी। जी। और दूसरा है कि इसमें सरसों का तेल नमक डाल के और छाती पे आगे पीछे मसाज कर दें। या सेंधवादी तेल, अजमोदा तेल, कर्पूर तेल, इससे कराएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा, इसमें आसवरिष्ट बच्चों को दे सकते हैं 10-10 ड्रॉप। दशमूलारिष्ट, अमृतारिष्ट, वासारिष्ट, कनकासव। चूर्ण में सितोपलादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, श्रृंग्यादि चूर्ण, पुष्कर मूल चूर्ण, कर्कट श्रृंगी का चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। और बहुत सारे है, लवंग आदि वटी, लहसुन आदि वटी, गोरोचन आदि वटी, धानवंतर वटी, त्रिजातक का वटी। और रस कल्पों में नारदीय लक्ष्मी विलास रस, चंद्रामृत रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, महामृत्युंजय रस, आनंद भैरव रस बहुत ही अच्छा बताया काश रोगाधिकार में। श्वास का चिंतामणि रस, ताल सिंदूर, शिला सिंदूर, ये सब जब देना बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए अनुरिता मैडम का सुनते हैं। अनुरिता मैडम, आप क्या देती हैं वुपिंग कफ में? आपका कोई एक्सपीरियंस है? हाँ सर, 25 साल में तो बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन आप कुकिंग कप का जो भी लेक्चर लिए ना, वो मेरे से मिस आउट हो गया। यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है ना, इसलिए हम आपका अ, मुंबई में है कि पुणे में है? पुणे में हूँ सर। बहुत अच्छा, बारिश देर हो रही है, सच बात है। बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ, हाँ सर, आप क्या पूछ रहे थे? आप वुपिंग कफ में क्या देती हैं दवाइयाँ? सर वैसे तो अपना अ, आपका निदान होने के बाद में आप सबलिंगुअल चाटन जो आप देते हो, या फिर जुबान के ऊपर जो चाटन देते हो, उसके लिए बहुत अच्छा शहद यूज होना चाहिए। शुंगवसम है, सीतोपलादी है, तालिसा दी, वातज है कि सफफ है, कितना, ये सारी चीज। लेकिन छोटा जब बेबी रहता है तो उस इसमें मैं एक अर्कशाला कंपनी का हुपिंग कप मिक्सचर आता है सर। और डिकॉक्सिन करके है कलारसिन कंपनी का, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत नाजुक रहते हैं, तो चाटन जाएगा कब, और बहुत ज्यादा तकलीफ लंग्स में होती है इसमें। दूसरा, महानारायण तेल और इनहेलेंट, ये दोनों चीज का वाफा रहा। इनहेलेंट मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ। महानारायण तेल का अभ्यंग, और अगर बड़ा कोई है, एडल्ट है, तो उसको अच्छी क्वालिटी का महानारायण तेल पीने के लिए भी देते हैं। कमेंटेशन बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी, बहुत अच्छा। बाकी आम पाचक और
दीपन पाचन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लोगों को लगता है सिर्फ, कभी मैंने टीबी का एक केस हैंडल किया मुंबई के इन दिनों की बारिश में, उसको वेंटिलेटर का जरूरत पड़ रहा था क्योंकि वो टीबी से एलोपैथिक बंद करा के मैंने उसको, क्योंकि किडनी लिवर फेलियर भी था उसके साथ, और इमीडिएट पेट में पानी वगैरह, तो अभी असाइटिस नहीं है, लेकिन जब कफ होता है तो एकदम ऐसे लगता है कि अभी जान चली जाएगी। तो उस पेशेंट को भी मैंने यही बताया कि आपको एक तो आड़ा सोते वक्त में केयर लेना है, उसको माइल्ड अभिपत्ति कर, नहीं तो गंधर्व हरित की आल्टुम पाल्टुम चालू असतं। दूसरा चीज दीपन पाचन के लिए उसको गर्म पानी और पोषण जल के सिवा कुछ भी नहीं पीना, या तो सुवर्ण जल, नहीं तो जो भी है मूसा सिद्ध जल या शुंठी, ये दोनों तीनों चीजों से सिद्ध जल ही पीना है। तो इसकी वजह से उसका काफी हद तक उसका ये चीज कम। और मेन जब टीबी और ये सारी चीजें और लिवर किडनी फेलियर, तो क्लेदात्मक संप्राप्ति इतनी ज्यादा है, तीव्र अग्निमांद्य 65+ पेशेंट है, लेकिन दीपन पाचन और अनुलोमन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रीटमेंट का, वो होना ही चाहिए, तभी आपका क्लेदक कफ और बाकी के कफ के ऊपर आपका कंट्रोल आता बहुत अच्छा बताया आपने। क्लेदर कफ तो कहाँ रहता है? वो तो आमाशय में रहता है, लेकिन वो लंग्स है। तक जाता है। नहीं सर, क्लेदक कफ अगर आपका, अगर वो दूषित है, तो आपका बाकी का सारा चीज भी जो है, वो चीज आपको स्थिरता दिखती है। आप जैसे क्लेदक कफ पे, और जैसे हम हमेशा पित्त और पाचक पित्त और समान वायु पे काम, लेकिन जब भी आपको ये कफ की संप्राप्ति, टीबी या फिर जो भी लंग्स रिलेटेड संप्राप्ति है ना सर, आप टिपिकल हमारा जो बताया गया है ग्रंथों पर, वो सारी चीजें में सिर्फ वासा वगैरह देखे नहीं, त्रिकटु कहाँ यूज करना है और उष्ण चीजें कहाँ यूज करनी है, जहाँ पे स्थिरांत है, आप उस कफ का वो देखिए कैसा है सलाइवा, और उसको पूछना पड़ता है वो व्हाइटिश है कि ग्रीनिश है कि क्या। हम वो बैक्टीरियल वायरल ये चीजें नहीं गिनते सर, किस दृष्टि से, किस दोष से दूषित है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। इस टॉपिक पे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? गंगवार सर, प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। हेलो सर, हाँ जी, बोलिए मैम। बोलू क्या मैं? हाँ, कास का मैं व्यवच्छेदक निदान बोल सकती हूँ। हाँ, जरूर बोलिए आप। कास कभी कभी लक्षण स्वरूप में ही ज्यादा रहता है। वो आशुकारी चिरकारी ऐसा भी रहता है। तमक श्वास में जो कास रहता है वो चिरकारी रहता है। रुद्रोग में जो कास रहता है वो चिरकारी रहता है। राजयक्ष्मा में जो कास रहता है वो भी चिरकारी रहता है। उरक्षत जब होगा तो वो आशुकारी होता है। गलशुंडी की वृद्धि है तो वो आशुकारी रहता है। पार्श्वशूल में जब कास है तो आशुकारी रहता है। स्वरभेद में आशुकारी है। और वार्धक्य जनित कास, जो वातज कास, जरा कास होती है, वो चिरकाली रहती है। का तमक श्वास में जो कास रहती है उसको कफष्टिवन रहता है अधिक। मगर ये जो कफ है वो ज्यादा चिकट रहता है, वो इजी थूकने से गिरता नहीं। और रुद्रोग में भी कपष्टिवन अधिक रहता है। राजयक्ष्मा में कपष्टिवन अधिक रहता है। क्वचित राजयक्ष्मा में सरक्त कास या कफ रहता है। उरक्षत में सरक्त कफष्टिवन रहता है। गलशुंडी में भी शुष्क कास रहता है और पार्श्वशूल में शुष्क कास रहता है। स्वरभेद में शुष्क कास रहता है और वार्धक्य में भी शुष्क कास रहता है। कुछ कुछ कास में ना गले में कंड यानी कंडू ये लक्षण दिखाई देता है। तमक श्वास में ये लक्षण, कंडू लक्षण गले में नहीं रहता, रुद्रोग में नहीं रहता, राजयक्ष्मा में नहीं रहता, उरक्षत में नहीं रहता। गलशुंडी वृद्धि में कंडू ये लक्षण गले में दिखता है। पार्श्वशूल में नहीं रहता। स्वरभेद में कंडू लक्षण दिखता है और वार्धक्य जनित कास में कंडू लक्षण दिखता है। अन्य जो लक्षण है वो तमक श्वास में बैठने से, लेटने से भी ज्यादा तकलीफ होती है, मगर बैठने से अच्छा लगता है। और उसके ऊपर उष्णोपचार किया, गर्म पानी पिया तो थोड़ी देर के लिए उपशय मिलता है। रुद्रोग का जो कास है वो हृदय का आकार ही
थोड़ा बढ़ जाता है, रुद स्पंदन दिखता है उसमें, और आयासेन श्वास, श्वास लेने में कष्ट रहते हैं। राजयक्ष्मा में अंश पार्श्विता, ज्वर रहता है, जीर्ण ज्वर रहता है, पार्श्वशूल रहता है, और हस्तपाद में दाह रहता है। राजयक्ष्मा में उरक्षत में रक्तस्थिवन, कफस्थिवन के साथ रक्तस्थिवन होता है। गलशुंडी की वृद्धि, गलशुंडी कास है तो गलशुंडी की वृद्धि रहती है। और प्रातःकाली और प्रायः प्रातःकाली और रात्रि के टाइम में। हाँ मैडम जी, म्यूट हो गया आपका, वीना मैम। और पार्श्वशूल में स्पर्शासहत्व रहता है, और स्वरभेद में स्वरभेद रहता है, और वार्धक्य जनित कास में। फिर से म्यूट हो गया आपका, आपको शायद फोन आ रहा है इसीलिए आपका म्यूट हो रहा है। देखिए वीना मैम, अनम्यूट करके बोलिए, आप बहुत अच्छा बोल रही थी, शायद म्यूट हो गया। इस टॉपिक पे शशि तिवारी मैडम जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं। और जागीर सिंह जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए मैम, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगी? सर नॉर्मली वही है, दीपन पाचन तो करना पड़ता है, अनुलोमन बहुत ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि आपका आवाज नहीं आ रहा, किसी को आ रहा है शशि मैम का आवाज? नहीं, मेरे को तो नहीं नहीं आ आ रहा। रहा है सर, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। उससे काफी आराम हो गया है। और बाद में तुरंत तुरंत जैसे कराना होता है, बहुत ज्यादा खांसी का वेग आ रहा है, तो उस वक्त तो अगर गर्म घी में थोड़ा सा काली मिर्च डाल दे और हल्का सा सेंधा नमक डाल दे, तो उससे भी बहुत जल्दी कफ रुक जाता है। और लॉन्ग टर्म में नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज गया। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। डॉक्टर सॉरी हरिहर सर, सर। कॉल आ गया। अच्छा हाँ, वीना मैम आपका कंप्लीट कर दीजिए, शशि मैम को तो आवाज ही नहीं आ रहा है। वीना मैम आपको कुछ कंप्लीट करना है तो कर सकती हैं। हाँ सर। हाँ बोलिए बोलिए मैम। वातजकास में हरिद्रा और लवण का गंडूश देती हूँ। छाती को तिल तैल और लवण, सैंधव लवण मिला के उस लगाने से और सेकने से वातजकास में देती हूँ सर। और क्षोभ कम होता है, और ये कफ जल्दी वो चिकटपना रहता है वो कम हो जाता है, कफ जल्दी निष्ठीवन होता है। लवंगादि वटी चूसने को देती हूँ। तालिस आदि, यष्टि मधु, आनंद भैरव मिक्स करके वो देती हूँ। मुहुर्मुहु खाने के लिए मधु के साथ, और चुटकी चुटकी उसमें शर्करा या खड़ी शक्कर मिला के वो सूखी ही जबान के ऊपर रखने के लिए देती हूँ। कंठ सुधारक वटी वो भी चूसने को देती हूँ सर। गलशुंडी की वृद्धि है तो सुबह के टाइम या रात में उसको कफ या ढास लगती है, वहां पे गंधक द्रुति का लेपन यानी पेंट, ऐसा गंधक द्रुति का करती हूँ। उसमें अभ्यंतर औषध जो है तो कंटकार्यादि घृत, रासनाघृत या यष्टि मधुघृत का उपयोग करती हूँ सर। और मैं वातज कास में या कौन से भी कास में हरितकी, पिप्पली, कफज कास में ज्यादा देती हूँ। वातज कास में दे दिया तो हरितकी पाउडर यानी चूर्ण, और पिप्पली तो उस उसका काढ़ा बना के उसमें घृत मिला के वो एक टाइम रात में पीने को देती हूँ सर। और बकुल पुष्प जो रहते हैं वो भी काढ़ा जो दिया तो उसमें बकुल पुष्प भी दे देती हूँ सर। थैंक यू सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। हाँ हरिहर। फूल जरूर है, लेकिन उसके जो छक्के चलते हैं
हरिहर सर, मैडम जी डांट रही हैं आपको। जी सर। आपका अनम्यूट करिए, मुझे लगा म्यूट करना चाहिए, वो कोई तो डांट रहा है आपको। अनम्यूट करिए, मैंने म्यूट कर दिया। डॉक्टर हरिहर सर, अनम्यूट करिए। हाँ बताइए। आती है आवाज सर? हाँ, आपको कोई तो डांट रहे थे। हाँ, तो सर हुपिंग कफ में मेरे ख्याल से तो वो बच्चे को जब खांसी आती है ना तो बच्चा घूमने लग जाता है से, और इसका मुंह से ना इतना लाल हो जाता है और रोने भी लग जाता है। कितनी देर तक खांसेगा? अपने को उसकी दया आ जाए इतनी बार, फिर उसको वोमिटिंग हो जाती है सर। और ये खांसी दवाई देने से 10 दिन अच्छी हो जाती है, फिर होती है 10 हाँ। दिन के बाद। ऐसे मेरे ख्याल से 1 महीने में 3 बार ये हो सकती है। और इसमें सर हमारे पहले यहाँ देसी नुस्खा करते थे कि वो कबरतिका आती है ना, कबरतिका जी। पीले वाली आती है, वो उसको नींबू के रस में भिगो के रख देते थे और 2-3 के बाद उसमें उसको पिघल जाती थी। तो उनका हाँ। 5 ml जो नींबू का रस देते थे तो उनसे तुरंत उल्टी भी बंद हो जाती थी और उसमें भी लाभ हो जाता था। फिर लक्ष्मी विलास रस दे सकते हैं और सूचने के लिए उनको ये यष्टि मधु ऐसा देता है। और उसी टाइम वो ओपी कप आता था, वो भी देते हैं, लेकिन इनसे सर ज्यादा फायदा होता था। नींबू के रस में जो कबरतिका पिघलाने के लिए देते थे तो उससे तुरंत ही फायदा होता था। जी। बहुत अच्छा सर आपने जो बताया वही ट्रीटमेंट तो चलती है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, हम लोग 9 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।